नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि कैसे हमने एक संविधान सभा बनाई और उसमें कितने मेंबर कहाँ से आए, किसने किन किन समितियों को कौन अध्यक्ष बना गया, किसने अपनी राइटिंग से लिखा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इस बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपके लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल वीडियो होगा ये, इसे ध्यान से पढ़ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ से कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा लगभग सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने काफ़ी अच्छे ट्रिकों से तुम्हें समझाने की कोशिश की है। लगभग सारे अनुच्छेद तो कवर नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी सारे अनुच्छेदों को कवर किया है। देखना आपको सभी जो अनुच्छेद मैं पढ़ाऊँगा याद हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से, तो भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में देखें हम, भारत के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ से समझाता हूँ मैं कैसे याद करेंगे। तो मैं यहाँ से कवर करता चलूँगा तुम्हें भारत के भाग, संविधान के भाग। जैसे भाग 1, तो भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 1 से 4 तक। तो संविधान एवं उसके राज्य क्षेत्र, वर्णन किसका है भाग 1 में, संविधान, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो हमारा संघ है और उसके जितने राज्यों का क्षेत्र है वो सब का किस में आता है, भाग 1 में। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, अमिटमेंट है, 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 की बात करूँ तो अनुच्छेद 1 में क्या आता है, भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी भारत जो है ना, वो सब राज्यों का क्या संघ है, कोई भी इस संघ से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, फेडरल नहीं है, ये क्या है, एक यूनियन है। दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का परिवेश, कि तुम अनुच्छेद 2 से किसी राज्य को अपने में मिला सकते हो, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था। तो नए राज्यों का परिवेश किससे, अनुच्छेद 2 से। तो अनुच्छेद 3 की बात करें तो राज्यों की सीमाएं और नामों के परिवर्तन। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि तुम अपने राज्य के किसी भी राज्य के नाम और उसको सीमाओं को परिवर्तित कर सकते हो। कैसे, एक साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत लोकसभा में पास करके किसी भी राज्य का नाम और सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। किसी को राज्य को छोटा या बढ़ाया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 तक है। तो भाग 1 में 1 से 4 तक हैं, तो समझ गए। उसके बाद देखते हैं भाग 2। भाग 2 अनुच्छेद पूछे तो ये पूछा जाता है कहाँ से चलता है, 5 से 11 तक। और इसमें क्या है, नागरिकता, हमारी नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कहता है कि बताओ वो किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक भारत की नागरिकता है। ऑप्शन में डालेगा 1 से 4 तक, 5 से 11 तक, 12 से 35 तक, ऐसे करके डालेगा। ऐसे क्वेश्चन याद करना है। तो 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता का वर्णन है। तो नागरिकता की ट्री क्या करनी है, 5 से 11। भाग 2 नाग पंचमी बनाया है मैंने, नाग पंचमी, नाग तो नाग से नागरिकता, और 5 से 11। तो ऐसा रिलेट करके याद रखना तुम्हें नाग पंचमी से। ठीक है, 5 से 11 क्या है, भारत के नागरिकता। 6, 7, 8 यहाँ पूरा मैं डिटेल से नहीं बता रहा, वहाँ से जब नागरिकता पढ़ाऊँगा तो वहाँ से बताऊँगा कि 5 से कैसे नागरिकता ली जाती है, किन किन को नागरिकता का अधिकार है। अभी बस तुम इतना याद रखो कि 5 से 11 तक क्या है, भारत की नागरिकता। और ये अनुच्छेद क्या है, भाग 2। भाग 3 की बात करूँ मैं संविधान के, तो भाग 3 में है क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, भारत का मौलिक अधिकार। तो अधिकार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 3 का पार्ट है। और अनुच्छेद कहाँ से चलते हैं, 12 से 35 तक, यानी 1 से 4 तक भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, 5 से 11 और 12 से 35 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी बड़ा टॉपिक है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार 6 हैं हमारे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डीपली से पढ़ाऊँगा मैं, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा इस पर, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तुम्हें यही याद रखना कि 12 से 35 कहाँ तक है, 12 से 35। वीडियो को पूरे ध्यान से देखते जाना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हें। एक एक चीज़ को कवर करूँगा, बिल्कुल आसान तरीके से भाषा से समझाऊँगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद
भाग चार का मतलब है 51A। अनुच्छेद कौन सा है? 51A, जिसमें है मौलिक कर्तव्य। अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार है तो हमें बाद में क्या चाहिए? हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य की है। अगर संविधान हमें अपने मौलिक अधिकार देता है तो हमारी जनता का भी कोई है कि हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य हों। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो भाग 4 क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाता है। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मूल अधिकार कितने हैं? 6। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, सुनते जाओ, दिमाग में बैठाते जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया तुम्हें भाग 4। आगे बढ़ते हैं भाग 5। भाग 5 अनुच्छेद चलेंगे। भाग 5 में 52 से 151 तक। ठीक है, भाग 51 के तक आते, तो यहाँ से 52 से 151 तक चलेंगे। और उसके साथ में लिखा है मैंने भाग 6। यहाँ 152 से 237 तक अनुच्छेद कहाँ तक चलेंगे? 237 तक। तो कुछ ट्रिकें हैं, कुछ ट्रिकें समझाऊंगा मैं, वो तुम्हें याद रखनी है। बिल्कुल आसान है, सब कुछ याद होगा, बस फोकस बनाए रखें है। देखो, तो भाग 5 में क्या है हमारा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड है अनुच्छेद 52 से 151। तो अनुच्छेद 52 की बात करता हूँ मैं। तो राष्ट्रपति का क्या है? पद। अनुच्छेद 53 राष्ट्र शक्ति एवं कार्य। तो राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या कार्य हैं, ये अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है? तो ये तीनों को मैंने एक साथ रखा। तो 52, 53, 54। 52 से ट्रिक बताऊं? देखो, 52 अगर तुम्हें याद आया तो ऐसे लिखा जाता है 52, ये 5 और ये 2। ठीक है, तो ये 2 हमेशा क्या है? एक क्षमा की, या ऐसे मान लो कि झुका हुआ है किसके आगे? जो 5 के आगे। और 5 क्या है? राष्ट्रपति। और 2 क्या कहता है? क्षमा। तो ये 52 बन जाता है। तो ऐसे क्या समझना बस तुम्हें? राष्ट्रपति 52 से। ठीक है, क्योंकि शक्तिशाली कौन है हमारे देश में? सबसे बड़ा राष्ट्रपति है। तो इसके सामने पूरी जनता क्या हुई है? झुकी हुई है राष्ट्रपति के सामने। तो 52 पर क्या है? राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति होगा। 53 उसके पद और कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। और 54 है निर्वाचन। तो ये 5 का है। तो 6 में देखते हैं, 6 में करना क्या है तुम्हें? 6 के सभी याद होंगे। जैसे राज्यपाल, जैसे हमारा केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य में राज्यपाल होता है। भाग 6 152 से 37 तक अनुच्छेद। देखो, यहाँ तुम्हें क्या करना? राष्ट्रपति था हमारा 52 से, तो हमारा जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, तो तुम्हें इसमें से एक घटा देना। तो कितना होगा? सॉरी, एक जोड़ देना। एक जोड़ के 52 का 53 हो गया, और जो जोड़ा उसे पहले लिख दो। 153 में क्या है हमारा? राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। ऐसे ही यहाँ पे करना। 53 में एक जोड़ दो, 54, एक को पहले लगा दो, 154। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य है। 54 है ना, यहाँ से एक जोड़ दो, एक आगे लगा दो, तो ये राज्यपाल के निर्वाचन है। तीनों ट्रिके से याद रखनी, एक जोड़ देना है। जैसे राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति किससे है? ये याद ही रखना, 52 से। झुकी हुई जनता है किसके सामने? राष्ट्रपति के। तो ये सब राज्यपाल हैं। राज्यपाल राज्य में होगा और राष्ट्रपति केंद्र में होगा। तो इतनी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 61 महाभियोग। तो महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग कहते हैं। अनुच्छेद 61, तो रट्टा मार के रखो, अनुच्छेद 61 महाभियोग। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 से कैसे लगाते हैं? कब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा? सीधी बात है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा। तो संविधान का अतिक्रमण या के आधार पर, ठीक है, तो या संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। और एक और बात, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी कि भैया तेरे ऊपर क्या चलेगा? महाभियोग, तुझे अपने पद से
हटना पड़ेगा अगर महाभियोग पारित हो जाता है। और महाभियोग ये पूछ लिया जाता है कौन से सदन में लाया जाता है, तो भैया राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, बस पारित कराना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से सदन में, ठीक है, तो किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 72, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्षमादान, महाभियोग के बाद क्षमादान, अनुच्छेद 72, 72 से क्या कर सकता है राष्ट्रपति, क्षमादान। किसी को भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 से क्या कर सकता है, क्षमादान, क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में ही है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे ही देख लो कि ये नीचे बैठा 2 और ये राष्ट्रपति, अब पहले 5 था ना, बैठा था, अब 7 होगा, तो खड़ा हो गया कि इससे घुटनों के बल बैठा, ये क्षमा मांग रहा, 72 से क्या मांग रहा, क्षमा, 72 से क्या मांग रहा, क्षमा। तो याद रखना है तुम्हें, कुछ भी ट्रिक लगा के, ये बस आंकड़ों का खेल है, सारे अनुच्छेद याद रखने हैं तुमसे, बन बन के सारे निकल जाएंगे, बस एक बार दिमाग में बैठाते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्षमादान समझ गए तुम, तो क्षमादान कराने की शक्ति किस में है, राष्ट्रपति में, इम्पोर्टेंट है। उससे आगे अनुच्छेद है 123, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अध्यादेश, अध्यादेश जारी किया जाता है, अनुच्छेद 123, 1 2 3, अध्यादेश किससे जारी किया जाता है, अध्यादेश मतलब ऐसी स्थिति में कानून बनाना जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो हमें कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस समय क्या लाया जाता है, अध्यादेश। 1 2 3 ऐसा याद रखना, अध्यादेश क्या है, 1 2 3, 1 2 3 से ही कानून बनते, तुम पता ही हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है, राज्यसभा, कोई बिल पहले लोकसभा में पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पास किया जाएगा, और तीसरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देगा, तो बन गया कानून। अगर ये दोनों क्या है, सत्र में नहीं है, और अध्यादेश, प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि ये कानून देश हित में लाना जरूरी है, तो अध्यादेश लाएगा प्रधानमंत्री और ये कानून को पारित कर देगा, ठीक है, जब तक कि संसद और लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं आ जाते। तो अध्यादेश याद रखना, 123 से अध्यादेश लिया जाता है, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, 143 से इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। 143, हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से क्या लेंगे, विषय पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन भैया बाध्य नहीं है मानने के लिए, बाध्य नहीं है मानने के लिए, बस किसी चीज़ में सलाह चाहते हो तो किससे लेंगे, तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह से ले सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तो एक बार और रिकॉल करता हूँ मैं जल्दी से, राष्ट्रपति 52, 100, तो एक का जोड़ना तुम्हें 53, 153, उपराज्यपाल 53 शक्तियाँ कार्य, एक जोड़ दो 54, 55, एक लगा दो, निर्वाचन है तीनों का, 61 महाभियोग, 72 क्षमादान, 123 अध्यादेश, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, कौन ले सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 से भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 कहता है कि राष्ट्रपति तो होगा 52 के बाद, लेकिन 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 14, राज्यसभा के सभापति का कार्य, तो जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, याद रखना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और एक और बात बताऊं, इसे उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती, राज्यसभा के सभापति की सैलरी ही मिलती है ना। लेकिन अगर हमारा किसी कारणों से राष्ट्रपति नहीं रहता पद पर, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाता है, और तब इसे राष्ट्रपति के पद की फिर क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो याद रखना 63 से उपराष्ट्रपति कौन होगा, एक भारत का। उससे आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की अनुच्छेद 74 से हमारा एक मंत्रिमंडल होगा। अगर प्रधानमंत्री जैसे केंद्र में होता है, राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को और करते हैं, देखो ध्यान से। तो हमारे मुख्यमंत्री हैं साहब हैं, जो हमारा एक अनुच्छेद 74 है, 74 से क्या कहता है, एक मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि केंद्र सरकार में एक क्या होगा, मंत्रिमंडल, और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो भारत का है वो पावर में नहीं है, वास्तविक शक्ति किस में है, प्रधानमंत्री में। और प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है, मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति की
वास्तविकता ये है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल नियुक्त होगा और इस मंत्रिमंडल का प्रमुख क्या होगा, प्रधानमंत्री। उस मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 75 प्रधान। 75 प्रधान याद रखना, कौन सा, 75 प्रधान, ठीक है। 76 महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 से क्या होगा, महान्यायवादी, यानी प्रधानमंत्री या के लिए सलाह के लिए एक क्या नियुक्त किया दिया जाएगा, महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी या विधि अधिकारी कहते हैं इसे, विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार। प्रधानमंत्री के लिए कानून की सलाह, कानून को जानने वाले विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो एक 74 से मंत्रिमंडल, 75 से प्रधानमंत्री और 76 से महान्यायवादी। एक एक अनुच्छेद याद करते जाओ, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो राज्य में मुख्यमंत्री, इसमें बस तुम्हें 11 घटा देने, ठीक है। कितने, 11 घटा देने। 74 में से 11 घटा दोगे तो मंत्रिमंडल बन जाएगा कहाँ, 174 में से 11 घटा के 63 और एक पहले लगा दिया, 163। राज्यों में मंत्रिमंडल कितना, राज्यों में मंत्रिमंडल 75 में से 11 घटा दो, 64 मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद से, 164 से। और 176 में न्यायवादी, 11 घटा दो इसमें से, 165 क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री की सलाहकार के लिए महाधिवक्ता होता है, एक महाधिवक्ता, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। राष्ट्रपति वाले में तुम्हें कितना घटाना था, 52, 53, 54, ऐसे राज्य में राज्यपाल 153, 154, 155 और ये सब चीज़ें 72 क्षमादान, ये 73, 123 अध्यादेश, 43 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, 74 मंत्रिमंडल, 75 प्रधानमंत्री, 76 महान्यायवादी होगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, तुम जानते होंगे कि भारत की एक संसद है, संसद कौन से अनुच्छेद से है, 79 से, 79 से क्या है संसद, 80 से राज्यसभा और 81 से लोकसभा है। कई बार हम इसे क्रम से, ये तो याद है संसद 79 होगा, ये राज्यसभा और लोकसभा भूल जाते हैं, तो मैंने एक और ट्रिक लिख दिया, सरल से याद रखना। 6 से संसद, 69 से संसद, फिर उसके बाद 80 बड़ा राज्यसभा तो राज्यसभा, ले से लोकसभा, तो 81 से क्या है, लोकसभा, पहले राज्यसभा। 79, 80, 81 तीनों याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। सरल से याद रखना, इनको याद रखना भी क्या है, सरल है। 79, 80 और 81, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें से 11 घटा दूं तो 68 आएगा, एक आगे लगा दिया। ऐसे राज्य में क्या होगी, जैसे केंद्र में विधान संसद है, केंद्र में क्या होती है, विधान मंडल, जो कानून बनाती है राज्य सर में वो विधान मंडल होती है। तो 168 से फिर 11 हटाओ इसमें 80 में से, तो राज्य में क्या होगी, एक विधान सभा। विधानसभा का प्रमुख क्या होता है, मुख्यमंत्री, और ठीक है, विधान सभा होगी। और 175 से क्या होगी, 11 घटा दो इसमें से, तो कितना होगी, 170 से विधानसभा और 175 से विधान परिषद होगी, ठीक है। अनुच्छेद 175 से क्या होगी, विधान परिषद। राज्यों में जो कानून बनाने का काम करती है ना, वो विधान परिषद करती है। कौन करती है, विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात बताऊं तो मैं, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, भारत के कुल 6 राज्यों में क्या है अब, विधान परिषद। कितने में, विधान परिषद। तो कौन कौन सी हैं वो बताता हूँ मैं तुम्हें। एक तो यूपी में है, ठीक है। उसके बाद यूपी बिहार, यूपी में है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद यूपी, बिहार, तेलंगाना, है ना, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। ये 6 में है। जेके में थी जम्मू एंड कश्मीर में, कैंसिल कर दी गई है। अभी आंध्र प्रदेश ने भी अपनी संसद में पारित किया कि हमें भी कैंसिल कर दी जाए, लेकिन हो ही नहीं है। अभी 6 है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, 6 में क्या है, विधान मंडल है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 100, और ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100 विधान निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है जब किसी बिल पर, समझाता हूँ कैसे,
किसी बिल पर बहस चल रही हो और उस पर निर्णायक वोट बराबर बराबर हो गए हों, तो वोटिंग का आंकड़ा कैसा होगा, बराबर बराबर। तो अध्यक्ष साहब उसमें अपनी एक वोट डाल सकते हैं। अगर ये चाहें उसके पक्ष में डालेंगे तो वो बिल पास हो जाएगा, अगर विपक्ष में डालेंगे तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। तो निर्णायक मत कौन देते हैं, अध्यक्ष। अध्यक्ष देते हैं कब, जब निर्णायक 50-50 वोटिंग हो जाए। तो याद रखना, वैसे भी 50-50 क्या होता है, 100। अनुच्छेद 100 क्या है, निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन देता है, अध्यक्ष। तो अनुच्छेद 108, इसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 108 संयुक्त अधिवेशन यानी राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 से ऐसा करना, सुबह सुबह हुई 8 बजे चाय पे बुलाया है किसने, राष्ट्रपति ने। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति। अधिवेशन होगा दोनों का संयुक्त। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। जैसे किसी बिल पर अगर बहस चल रही है लोकसभा और राज्यसभा में और लोकसभा में, और वो बिल पास नहीं हो रहा, तो दोनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक राष्ट्रपति बुला लेता है उस बिल को लेकर। ठीक है, तो याद रखना। और संयुक्त बैठक की अधिवेशन अध्यक्षता पूछता है कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। उसके बाद है 110 धन विधेयक। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 बजे धन की बात होगी, 8 बजे चाय की बात हुई थी। 110 पर क्या है, धन विधेयक, और उसके सामने मैंने लिखा है 117 वित्त विधेयक। दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो धन विधेयक, तो धन विधेयक लोकसभा में पास किया जाता है। ये एक बात तो ये पूछा जाता है, धन विधेयक कहाँ होता है, लोकसभा में पास होता है, और लोकसभा बताती है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, अनुच्छेद 110 से। और 117 क्या है, वित्त विधेयक। चलो दोनों को थोड़ी सरल भाषा में बताता हूँ। सरकार द्वारा धन जुटाने की जो प्रक्रिया है वो 110 में बताई गई है, उसे धन विधेयक कहते हैं। सरकार द्वारा धन जुटाने की या धन लाने की, देश में धन लाने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या है, धन विधेयक। और उसी धन को, उस जुटाए हुए धन को खर्च करने के लिए जो बिल लाए जाते हैं, जो विधेयक है, वो क्या है, वित्त विधेयक, है ना। उस खर्च को, जो सरकार धन लाई खर्च करने के लिए जो लाया गया, वो है वित्त विधेयक। ठीक है, मान लिया सरकार को कर्ज वर्ज लेना, धन कमाना, वो सब कहाँ में आएगा, ये एक धन विधेयक में होएगा। और उस जो पैसे को जो कमा लिया, जुटा लिया, उसको पुल बनाना, इन कर्जों में खर्चा करना, वो क्या है, वित्त विधेयक। ठीक है, सही है। धन विधेयक की चलो एक दो बात बताऊं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। धन विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जाता है। किस में किया जाता है, लोकसभा में। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किसी की राष्ट्रपति की पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता धन विधेयक के। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस भी नहीं कर सकता। ठीक है, और धन विधेयक को राज्यसभा में केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। अगर कोई लोकसभा में धन विधेयक पास करके राज्यसभा में भेज दिया तो 14 दिन के पास ही लोकसभा राज्यसभा रोक सकती है, नहीं तो वो स्वतः ही पास मान लिया जाएगा धन विधेयक को। ठीक है, 14 दिन के बाद क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। ये धन विधेयक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने बताई तुम्हें, याद रखना। उसके बाद है बजट। 112 से क्या पास किया जाता है, बजट। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। यानी देश सरकार एक साल में जो अपना लेखा जोखा तैयार करती है, जो लेखा जोखा भेजती है, वो क्या खर्च करेगा सरकार, वो सब क्या में आएगा, बजट में। अनुच्छेद कौन सा है, 112। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है बजट कौन से पेश किया जाता है, अनुच्छेद 112 से। उसके बाद अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान। लेखा अनुदान मतलब कि जो सरकार ने जो अपने खर्चे हैं ना एक साल के, वो भैया इसमें बता दिए बजट में क्या क्या खर्च करने, कहाँ कहाँ कितना कैसा पैसा लगेगा। लेकिन उससे भी, खर्चों से अलग कुछ बच जाता है तो सरकार उसको पारित करने के लिए अलग से बजट पेश करती है, तुरंत पास करा लेती है। उसको हम लेखानुदान कहते हैं। लेखानुदान से जो हमारी बजट में भी नहीं था, ठीक है, उसको हम अलग से पास करा ले, उसे लेखानुदान रखते हैं। तो समझ पाए होंगे तुम्हें। 100 निर्णायक मत, संयुक्त अधिवेशन 108, धन विधेयक 10, 117 वित्त विधेयक, 112 बजट, 116 अनुदान।
79, 80, 81 से सरल, लोकसभा, राज्यसभा, और इनमें 11 जोड़ने पर विधानमंडल, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा। तो ये सब तुम समझ पाए होंगे, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने रखा है सुप्रीम कोर्ट को, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 में कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट होगी। अनुच्छेद 124 से संविधान कहता है, 131 कहता है संविधान सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। तो अनुच्छेद 148 कैग, CAG 148 क्या कहता है कि नियुक्ति किसकी होगी? कैग की। CAG कहते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, इसे कैग कहते हैं, है ना। सरकार के लेखा जोखा, यानी जो सरकार खर्च करती है ना, उसका लेखा जोखा यही तैयार करता है कैग, और अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करता है। तो भारत सरकार यानी मोदी जी अब जो जो खर्चे कर रहे हैं ना, उनकी सबका लेखा जोखा कौन रखेगा? कैग, और बाद में संसद में पेश करेगा कहाँ कितना पैसा खर्च कर दिया। ये घोटाले जो भी होते हैं ये सब कैग की रिपोर्ट के बाद पता चलते हैं कि कैग ने क्या क्या बताया, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 याद रखना कैग है ना। 124 सुप्रीम कोर्ट है। तो एक राष्ट्रपति करता है, यानी ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे तो ये रह सकते हैं, ठीक है। और अगर इनको अपने पद से हटाना हो तो वही महाभियोग, स्पेशल बताऊंगा मैं, कैग के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी याद रख लो। अगर ये पूछ लिया जाए हमारे कैग कौन है अब, तो याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है हमारे? कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो इतनी बातें तुम समझ पाए होंगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे याद रखोगे? हमारी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है आज, तो तुम्हें याद रखना वहाँ तक जाने में 124 रुपये लगते हैं। तो 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। उसके बाद हाई कोर्ट, जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होगी और राज्य में, प्रत्येक राज्य में क्या होगी? एक हाई कोर्ट होगी, ठीक है। तो 214 से क्या है? हाई कोर्ट। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट, इन्हीं आंकड़ों को घुमाया गया है, ठीक है। और 216 से उसका क्या है? गठन है। तो इम्पोर्टेंट था ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके आगे मैंने केंद्र राज्यों के संबंध में कुछ ये चीज़ें लिखी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे 249, दो को साथ करके पढ़ेंगे, दो को साथ करके पढ़ेंगे। तो 249 राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य को है ना। कुछ विषय को राज्य के होते हैं, कुछ केंद्र के होते हैं, कुछ समवर्ती में रखे गए हैं। राज्य सूची के विषय पर राज्य केंद्र बनाएगा, कानून बनाएगा। संघ सूची के विषयों पर केंद्र बनाएगा, समवर्ती के पे दोनों बनाएंगे। लेकिन भैया कुछ स्पेशल केस हुए तो उन पर राज्य सूची के विषयों पर केंद्र भी कानून बनाता है, ठीक है। ये याद रखना। 249 से 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। अगर हमारे देश में आपातकाल लग जाए तो राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाने की शक्ति रखती है, केंद्र सरकार ही कानून बनाने की शक्ति रखती है। अनुच्छेद 250 है। तो 249 और 250 तुम याद करना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 262 और 263, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं। नदी जल विवाद, ये क्वेश्चन आता है, नदी जल विवाद कौन से अनुच्छेद से है? तो 262 से नदी विवाद, मतलब दो राज्य, एक नदी यहाँ से निकल के जा रही और दूसरे राज्य में जा रही है, तो इस राज्य ने पहले ने इसका पानी रोक लिया, तो भैया दो राज्यों में नदी विवाद हो गए ना। जैसे कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच, तो उन दोनों को विवाद को निपटाने के लिए कौन सी है? अनुच्छेद 262 केंद्र सरकार बनाएगी। और 263 अंतर्राज्यीय परिषद, तो अंतर्राज्य दो राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद हो या जो भी विवाद हो उन्हें सही करने के लिए कौन सी है? अनुच्छेद 263 कौन करती है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का कई बार प्रमुख पूछा जाता है, कौन है? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद अनुच्छेद 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन कौन से? अनुच्छेद 280। ये तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए रहते हैं। 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, यानी केंद्र और
राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा, है ना, टैक्स के बंटवारे को किस में रखा गया है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, अनुच्छेद 280 से कि किस पे केंद्र टैक्स लेगा, किस पर राज्य है। ठीक है, तो ये याद रखना, हमारा 280 से क्या है? वित्त आयोग है। तो हमारा कौन सा वित्त चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां, ये याद रखना, 15वां वित्त आयोग चल रहा है हमारा। और 15वें वित्त के आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं। ठीक है, और पहले वित्त आयोग के कौन थे? केसी नियोगी, ये याद रखना तुम्हें। केसी नियोगी हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और अब 15वां चल रहा है। 15वें के कौन है? NK सिंह है। अनुच्छेद 280 से अनुच्छेद 312 इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं 312, अनुच्छेद 312 से अखिल भारतीय 3 प्रकार की होती हैं। IAS, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, और IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी है IFS। तो IFS कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है ना, तो कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे करके देते हैं। इंडियन IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये इंडियन विदेश सेवा नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, FOREST, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो संघ और राज्य सेवाएं हैं उनके लिए, यानी UPSC, जो संघ लोक सेवा भर्तियां करती है उसके लिए है अनुच्छेद 315। एक राज्य में भी होगी अपनी और केंद्र की तो होगी, ये भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, तुम्हें याद रखने। कुछ और इम्पोर्टेंट लिखे गए हैं जो यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग, ये सब चीज़ें करने के लिए हमारे पास एक निर्वाचन आयोग बनाना है। तो निर्वाचन आयोग का सब पूरा देश चलाने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए प्रधानमंत्री सभी के, तो एक भारत में क्या होगा? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324, तो याद रखना अनुच्छेद 324 क्या है? निर्वाचन आयोग, इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयोग 324। फिर दूसरी है भाषा, तो भाषा हमारा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 से क्या है? भारत की भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख है भारत के इसमें, जिसमें हिंदी को देवनागरी लिपि कौन सी है हमारी? हमारी राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। और लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी लिपि। याद रखना, राष्ट्र भाषा नहीं है, राज्य भाषा है हिंदी। अनुच्छेद 343 से। आपातकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना दो भाई, पेपर में यहाँ से आता है बहुत ज़्यादा। राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 से। राष्ट्रीय आपात के बारे में बताऊं, जब देश में किसी देश से युद्ध की स्थिति हो, यानी किसी दूसरे देश से, पड़ोसी से हमारा युद्ध हो, पाकिस्तान से, चीन से, इनसे युद्ध होगा। और किन से हो रहा है? पड़ोसियों से। ठीक है, तो पहले भी, या देश में कुछ आंतरिक विद्रोह हो गया हो, आंतरिक विद्रोह, और वो भी बड़े पैमाने पर विद्रोह होगा हो, तो ऐसे समय में देश में आपातकाल लगा दिया जाता है। पहले कई बार लगाया आपातकाल, इंदिरा जी के ज़माने में लगा दिया था पाकिस्तान से युद्ध के समय, स्थिति खराब हो जाती है। तो याद रखना आपातकाल कौन से 352 से। आपातकाल 352। उसके बाद 356 राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन, यानी किसी राज्य की या किसी संस्था की कानून व्यवस्था खराब हो जाए, किसी राज्य वगैरह की, ठीक है, तो वहाँ पर कानूनी व्यवस्था खराब होने पर वहाँ की सरकार या सत्ता में न रहे, तो वहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन, यानी केंद्र सरकार या राष्ट्रपति वहाँ का शासन कैसे ले लेगा? अपने हाथों में। ये तो नॉर्मल है, 356 कहीं भी लगता रहे वे राज्य में, भारत के थोड़ा सा कहीं बवाल हो जाओ, राष्ट्रपति शासन चल जाए, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा प्रोटेक्शन वहाँ की। फिर तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल, तो ये तब लगता है जब भारत की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाए, और ये भाई आज तक नहीं लगा भारत में। ये पूछा जा सकता है कि वित्तीय आपात भारत में कब तक लगा? आज तक नहीं लगा, भारत की स्थिति हुई नहीं पैसे में ख़राब। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 से क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर हमारा संविधान जो बन गया
उसमें फिर हमने अनुच्छेद 368 लिख दिया। अनुच्छेद 368 कहता है अगर कोई संविधान का ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। और ये हमने कहाँ से लिखा है, अफ्रीका से। ठीक है, इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं अभी, कहाँ से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और महत्वपूर्ण लिखे गए हैं इम्पोर्टेंट। मैंने लगभग सभी को कवर करने की कोशिश की है जहाँ से पेपर में आता है। तुम इस वीडियो को देखना 1 या 2 बार, हल तो तुम्हारे याद हो गए होंगे, 1-2 बार और देखना, पक्के सारे याद हो जाएंगे, कोई नहीं भूलेंगे तुम। इम्पोर्टेंट है, कुछ को ट्रिक से बना लेना, कुछ को ऐसे याद कर लेना। जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, उस अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 40 पंचायत राज प्रणाली, याद रखना अनुच्छेद 40 से क्या है, पंचायत राज प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हार्ट एंड सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किसने कहा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है इस बात को। तो ठीक है, याद रखना 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उनको कोई करता है, दबाता है, तो तुम उसके लिए कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना, सीधे सीधे। तो ये कहा था, इसी वजह से इसको कहा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ तक मैंने तुम्हें सारा कवर करा दिया, इम्पोर्टेंट था। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, एक एक चीज़ तुम्हें समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना।